प्यारे विद्यार्थियों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने विस्तार से चर्चा की थी पारितंत्र पर और ये बताया था कि पारितंत्र सजीव और निर्जीव घटकों का योग होता है, अर्थात सजीव तथा निर्जीव घटकों के बीच के पारस्परिक संबंध को ही पारितंत्र कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सजीव घटक यानी जो जीवधारी होते हैं वे अपनी आवश्यकता की सारी चीजों की पूर्ति निर्जीव घटकों से करते हैं, चाहे उनका जीव द्रव्य हो या उनके जीवन की आवश्यकता की कोई भी चीज हो, उसे वह निर्जीव घटकों से ही प्राप्त करते हैं। वातावरण में निर्जीव घटकों का एक पूल होता है जिसे न्यूट्रिएंट पूल कहा जाता है। अगर प्रत्येक जीवधारी इस न्यूट्रिएंट पूल से पदार्थों को प्राप्त करता रहे और वापस ना करे तो इस न्यूट्रिएंट पूल में उन पदार्थों का अभाव हो जाएगा, यानी उन तत्वों का अभाव हो जाएगा, जिसके कारण उन तत्वों की कमी से जो धरती पर जीवन चक्र है वो चलना संभव नहीं होगा। जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनकी संख्या लगभग 40 है। उनमें से भी लगभग 20 ऐसे तत्व हैं जिसकी जरूरत प्रत्येक जीवधारी को हर समय होती है। ये तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ये तत्व चाहे जंतु हो या पेड़ पौधे हो, उनके शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, यानी उनका जीव द्रव्य इन्हीं तत्वों के मिलन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आदि का बना होता है। और इन सभी पदार्थों में जो तत्व होते हैं ये यही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस होते हैं। इसके अलावा कुछ और तत्व हैं जो कि जरूरी होते हैं जीवधारियों के लिए, सामान्य जीवन के लिए। ये हैं पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। इन्हें जीवधारी थोड़ा अधिक मात्रा में लेता है, इसलिए माइक्रो एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और तत्व हैं जैसे मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। इन्हें बहुत सूक्ष्म मात्रा में लिया जाता है। इस सूक्ष्म मात्रा में विभिन्न मेटाबॉलिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए अति आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। अगर वातावरण से इन तत्वों को निरंतर ग्रहण किया जाता रहे और वातावरण को वापस ना किया जाए, वातावरण में इनकी कमी से आगे की पीढ़ियां जो होंगी जीवों की, उनको ये पोषक तत्व उपलब्ध होना संभव नहीं होगा। इसी के लिए वातावरण के न्यूट्रिएंट पूल को मेंटेन रखने के लिए, यानी इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए एक चक्रीय प्रक्रम से इन तत्वों को प्रत्येक जीवधारी द्वारा प्राप्त किया जाता है और उस जीवधारी की मृत्यु के बाद फिर इन तत्वों को वातावरण को फिर से वापस कर दिया जाता है। यानी ये सब प्रक्रिया एक चक्रीय माध्यम से होती है, जिसे जैव भू रासायनिक चक्र अर्थात बायो जियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। यानी वातावरण के लिए आवश्यक तत्वों को, शरीर के लिए आवश्यक तत्वों को वातावरण से एक चक्रीय क्रम में प्राप्त किया जाता है और फिर से इनको वातावरण को लौटा दिया जाता है उसी क्रम में, जिसे जैव भू रासायनिक चक्र अर्थात बायो जियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। वातावरण से इन तत्वों को प्राप्त कैसे किया जाता है? वातावरण में ये तत्व मृदा के रूप में होते हैं, पानी के रूप में होते हैं या वायुमंडल के रूप में। यानी ये तत्व कहाँ होते हैं? या तो मृदा में होते हैं या फिर पानी में होते हैं या फिर वायुमंडल में होते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, इन्हीं पोषक तत्वों को अपनी जड़ों से वातावरण के न्यूट्रिएंट पूल से प्राप्त करके और सूरज की सौर ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने बायोमास का निर्माण करते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं उसी से पौधों का बायोमास बनता है। पौधों के इस बायोमास को शाकाहारी जंतु खा करके सीधे पौधों से अपना बायोमास बना लेते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन शाकाहारी जंतुओं के बायोमास को मांसाहारी जीव खा करके अपना बायोमास बना लेते हैं
और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब इन शाकाहारी, मांसाहारी तथा इन पौधे अर्थात प्रोड्यूसर्स की डेथ हो जाती है, इनके मृत शरीरों को सड़ा गला करके और इनके सरलतम रूप में तोड़ करके जो वातावरण में सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें अपघटक कहा जाता है, वह इन पोषक तत्वों को फिर से वातावरण के न्यूट्रिएंट पूल में लौटा देते हैं, जिसके कारण एक पोषक तत्व फिर से वातावरण को प्राप्त कर हो जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक जीवधारी के लिए एक चक्रीय क्रम चलता रहता है, यानी सब एक चक्रीय माध्यम से होता है। एक तरफ से इन पोषक तत्वों को लिया जाता है और दूसरी तरफ से इन पोषक तत्वों को वापस वातावरण में भेज दिया जाता है। यह चक्र ही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो मेरे आज के लेक्चर में मैं समझता हूं कि जैव भू रासायनिक चक्र को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा, आपकी समझ विकसित हो गई होगी। इसी कड़ी में हम आगे चर्चा करेंगे 3 चक्रों की, जिसमें है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र। तो आज का मेरा व्याख्यान यहीं तक। अगली कड़ी में हम फिर एक नया व्याख्यान लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।